वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। चलिए आज का हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया ऑर्गेनाइज किया गया है 2023 में। तो कहाँ पर किया गया है ये, तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग कहाँ पर किया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में सेकंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया इनॉग्रेट किया है। ये किसके साथ किया है, तो जो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया है। किसके लिए, तो जो 2023 का जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट किया गया है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये किया है, सेलिब्रेट करने के लिए किया गया है। इससे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इंडिया का जो फूड बास्केट है ये फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में शो किया जाएगा यहाँ पर इंडिया को। ठीक है। फर्स्ट एडिशन कब लॉन्च किया गया था इसका, तो फर्स्ट एडिशन कब लॉन्च किया गया था, तो फर्स्ट एडिशन जो है आपका 2017 में लॉन्च किया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का फर्स्ट एडिशन कब, तो 2017 में। इससे क्या होगा कि इंडिया को जो एक ग्लोबल हब के रूप में फूड जो प्रोसेसिंग वगैरह है इन सब के रूप में, फूड प्रोडक्ट के रूप में एक ग्लोबल हब के रूप में रिप्रेजेंट या प्रोड्यूस करने की बात कही गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो इंडिया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है एक इमर्जिंग इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो रही है और एक टाइप का ये सनराइज सेक्टर है। क्या सनराइज सेक्टर है, और ये अट्रैक्ट करते हैं, क्या एफडीआई को अट्रैक्ट करता है। लगभग 50,000 करोड़ के पास 9 साल में लगभग 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया। फूड प्रोसेसिंग मतलब कि कोई फूड है उसको प्रोसेस करके लंबे समय तक क्या कर सकता है, ड्यूरेबल बनाया जा सकता है, प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। जैसे कि टमाटो है, टोमेटो को अगर आप प्रोसेस करके उसका केचप बना लेते हैं तो वो लंबे समय तक ड्यूरेबल रहता है, लॉन्ग लास्टिक होता है। उसी प्रकार से अगर पोटैटो की बात करें, पोटैटो क्या होता है, पोटैटो नॉर्मल अगर रख के रखिएगा तो 50, 20, 30 रुपये केजी होता है। उसी को अगर प्रोसेस करके हम चिप्स बना देते हैं तो वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फूड प्रोसेसिंग सेगमेंट जो है वो लगभग एग्री एक्सपोर्ट का 23% एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, और 150% एक्सपोर्ट प्रोसेस ऑफ फूड की जाती है। फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, लगभग 200 मैट्रिक टन हर साल इंक्रीमेंट इसके अंदर हो रही है। ठीक है, इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के 3 मेन पिलर होते हैं। क्या, 3 मेन पिलर ऑफ ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग। स्मॉल फार्मर, इसमें क्या होता है कि इफेक्टिव यूज ऑफ प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है जिससे पार्टिसिपेशन एंड प्रॉफिट इम्प्रूव किया जाएगा। स्मॉल इंडस्ट्री के लिए कि जो माइक्रो इंटरप्राइज वगैरह सेक्टर है उसमें इम्प्रूव किया जाता है। वुमेन के लिए जो है अलग से पार्टिसिपेशन किया जाता है जिसके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, ताकि उनका एम्पावरमेंट किया जा सके। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम भी करता है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, और जहाँ पर विलेज वगैरह में इन सब में छोटे छोटे इंडस्ट्री लगा करके डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो पीएम किसान संपदा योजना, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि इसमें जो फंडिंग वगैरह होती है सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। एक होता है स्टेट स्पॉन्सर स्कीम, जिसके अंदर जो कुछ सेंटर करते हैं और कुछ स्टेट करते हैं। क्या, सेंट्रल एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। तो ये संपदा का फुल फॉर्म है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिससे कि एक न्यू आइडेंटिटी दिया गया है जो विलेज के जो प्रोडक्ट्स वगैरह है, इससे स्मॉल फार्मर और इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है बजट के दौरान लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर जो है जो फूड प्रोसेसिंग के लिए इंसेंटिव वगैरह दिया जाता है और क्लस्टर डेवलपमेंट किया जाता है। ईट राइट मूवमेंट के द्वारा भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पहला है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी जो इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे हैं, दिल्ली का अगर एरिया देखे, दिल्ली नोएडा वगैरह का देखे, तो वहाँ पर एक चादर सी बिछी हुई है ब्लैक टाइप के। तो ये क्या है, एक पोल्यूशन है। तो इससे क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है,
एक सर्वे किया गया है एयर पोल्यूशन के बारे में। तो और कन्वेंशनली अगर देखें तो एक एयर जो होता है एक बाई प्रोडक्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो उसका एक बाई प्रोडक्ट है कि एयर पोल्यूशन होगा। बट अभी क्या है कि रिसेंट टाइम में इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एक जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को ही इम्पैक्ट करने लग गया है कि बोथ जीडीपी ग्रोथ एंड पर कैपिटा इनकम लेवल इम्पैक्टेड बाय इट। क्या है कि पर जीडीपी भी इम्पैक्ट हो रहा है और पर कैपिटा इनकम जो होता है पीपल का वो भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये कौन कौन से सेक्टर को इम्पैक्ट कर रहा है वेरियस, तो इसके बारे में देख लेते हैं। पहला है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज के लगभग 4.5% ऑफ इंडिया जीडीपी कुल बी रिस्क एट बाय 2030, यानी कि 2030 तक लगभग जो इंडिया का 4.5 जीडीपी है वो रिस्क पर होगा। लेबर आवर में कमी हो गई क्लाइमेट चेंज के कारण, इंक्लूडिंग एक्सट्रीम हीट वेव, ह्यूमिडिटी, ये ऐसी बात कह के इन सब कारण से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डाउन हो सकती है। जीडीपी का 4.5%, हालांकि हम लोग अभी एजुकेशन पे कितना खर्च करते हैं 2.6% एजुकेशन के लगभग खर्च करते हैं। हेल्थ के ऊपर लगभग 1% के आसपास खर्च करते हैं, लेकिन देखिए यहाँ 4.5% जीडीपी का वो इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। एग्रीकल्चर में क्या होगा, एग्रीकल्चर से होगा कि हाई लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पोल्यूशन। इससे क्या होता है कि पर्टिकुलर जो ओजोन्स है रिड्यूस क्रॉप यील्ड एंड अफेक्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इससे क्या होगा ये यील्ड आपकी कम होगी, प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट होगा और जो पोल्यूशन वगैरह है इन्वायरमेंट पोल्यूशन से प्रोड्यूस, जिससे कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन है और इनकम जो है फार्मर का डिक्लाइन होगा। ठीक है। हेल्थ केयर में क्या होगा, हेल्थ केयर सर्विस में कि जो सर्ज इन हेल्थ एक्सपेंस, क्योंकि आप बाहर निकलेंगे इतने सारे पोल्यूशन है तो आपका क्या होगा कि आपकी तबीयत वगैरह खराब होगी, जिसके अंदर आपको जो हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। इट पुट मोर बर्डन ऑन गवर्नमेंट के ऊपर भी बर्डन पड़ेगा क्योंकि सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे। लो पर कैपिटा इनकम, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मोर वल्नरेबल, कि ये जो लो इनकम के वाले देश स्टेट जो है उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, इसमें क्या होगा कि जो फुटफॉल होगा कंजप्शन का, जो लेड सर्विस वो डिक्लाइन होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है आपके। अगर इसके एयर पोल्यूशन को सही करना है कुछ करना तो क्या करना चाहिए, तो ये कुछ फॉरवर्ड है। रिप्लेसमेंट ऑफ द कन्वेंशन बायोफ्यूल विद बायोफ्यूल, की अभी जो पेट्रोल डीजल वगैरह चल रहा है उसको बायोफ्यूल के साथ कन्वर्ट करना है। साथ ही अभी देखेंगे कि 2025 तक हमारा टारगेट है कि 20% एथेनॉल मिक्सिंग किया जाए पेट्रोल के अंदर। एक्सप्लोरेशन ऑफ हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी, हाइड्रोजन की जो एनर्जी होती है तो इसकी जो कैपेसिटी होती है, पावर जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और एक तरह का एक फ्यूल जो है प्योर फ्यूल के रूप में काम कर सकता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर हमें बढ़ना चाहिए। इंक्रीज द एंटी स्मोक गन को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि डस्ट पार्टिकल वगैरह जो है एयर के अंदर उसको रिमूव किया जा सके। प्रमोशन ऑफ ग्रीन बिल्डिंग टेक्निक फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, कि ग्रीन बिल्डिंग को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि जो मिनिमम जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पावर वगैरह यूज हो सके। ठीक है। और कौन कौन से इनिशिएटिव टिके गए हैं, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया ताकि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके और सही से उनका जो ट्रैकर किया जा सके। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड नाकास के इस्टेब्लिश किए गए। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफ़र, ये सारी योजनाएं की गई ताकि जो एयर पोल्यूशन जो हो रही है उसको कैसे मॉनिटर किया जा सके, कैसे सही किया जा सके। तो ये सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अभी हाल ही में जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने डिप्लॉय किया है S-400 ट्रम्प एयर डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रन। कहाँ पर, तो चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के अलोंग टू स्ट्रेंथ इट डिफेंस कैपेबिलिटी। इंडिया और रसिया के बीच 2018-19 के बीच साइन हुआ था S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन के लिए। उसके साथ साथ इंडियन डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल रिसेंटली क्लियर द प्रोक्योरमेंट ऑफ इंडियन लॉन्ग रेंज सरफेस मिसाइल RLSM सिस्टम अंडर द प्रोजेक्ट कोसा के अंदर भी एक जो इंडियन लॉन्ग रेंज एयर मिसाइल सिस्टम करने के बाद। तो S-400 कहाँ की है, तो S-400 रसिया के साथ टाई अप किया गया था। अभी जो रसिया यूक्रेन वार हुआ था, कन्फ्लिक्ट हुआ था, उसकी वजह से ये पेंडिंग में था, लेकिन अभी ये आ गया है। ठीक है। अगला है S-400 एक ट्रम्प है इसके जो बारे में अगर कहें तो कहाँ पर है, तो वेरियस एरियल टारगेट, एक साथ में बहुत सारे एरियल टारगेट कर सकता है। इसका जो रेंज है लगभग 400 किलोमीटर का है और एल्टीट्यूड लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक इंगेज कर सकता है और एक साथ 26 टारगेट को कर सकता है।
ठीक है, ये है। इसके साथ साथ ये जो है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम जो है THAAD कहते हैं इसको, THAAD ये क्या है, तो ये साउथ कोरिया में लगाया गया था और ये किसका सिस्टम है, तो ये USA गवर्नमेंट की जो एक एंटी डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, याद रखिएगा। S-400 कहाँ की है, तो रसिया की है, और THAAD कहाँ की है, तो USA की है। अब देख लेते प्रोजेक्ट कोसा क्या है। तो प्रोजेक्ट कोसा जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा लॉन्च किया गया है, ये एक एम्बिशियस डिफेंस इनिशिएटिव है जिसके अंदर जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करना है 2028-29 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पहला ऑस्ट्रेलिया इंडिया जो है आपका जो स्किल काउंसिल मीटिंग हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है, तो ये फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया डिफेंस काउंसिल में मीटिंग सेटअप किया है, तो कहाँ पर हुआ था, ये IIT गांधीनगर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, IIT गांधीनगर के अंदर हुआ है। कहाँ, IIT गांधीनगर के अंदर। इससे क्या होगा कि पहली बार जो है दोनों देशों के बीच स्किल एंड एजुकेशन डोमेन एक साथ किया गया है, इस प्रकार का इनिशिएटिव पहली बार। इससे क्या होगा कि जो इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच में इंक्रीज होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, और न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी जो है उन सबको ड्रिवन रिसर्च इम्पैक्ट थ्रू द इंटरनेशनलाइजेशन से हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी और दोनों यूनिवर्सिटी में आपस में सामंजस्य के साथ काम करेंगे और नई नई रिसर्च वगैरह को डेवलप करेंगे। ठीक है, ये 2 दिन का प्रोग्राम था। ठीक है, यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया की जो 2 यूनिवर्सिटी का जो कैंपस खुला है, कौन से है, तो डेक्कन यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वोल्गन कैंपस इन आरंभ बिगिनिंग किया गया है। जो न्यू हॉरिजन इन रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए, न्यू हॉरिजन देने के लिए, न्यू शेप देने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये दोनों देशों के बीच में क्या होगा, रिसर्च होगा, डायलॉग होगा, बायलैटरल रिसर्च कोलैबोरेशन, थ्रूइंग द रिसर्च इकोसिस्टम थ्रू द इंडस्ट्री पार्टनरशिप भी किया जाएगा, जिसके अंदर जो रिसर्च फैकल्टी वगैरह को किया जाएगा, इनोवेशन अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाइड किया जाएगा कि किस किस फील्ड में हम इनोवेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इन दोनों देशों के बीच में की जाएगी। ठीक है, अगला है इंडिया फ्लैग ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर। तो फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर लॉन्च किया है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवे फ्लैग ऑफ द मेडन वोयाग कोस्टा सेरेना क्या है, मिडिल बेगल कोस्टा सेरेना फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर फ्रॉम मुंबई। कहाँ से लॉन्च किया है, तो मुंबई से क्या नाम है, कोस्टा सेरेना। जिस टाइप का ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया क्या है, देखो अपना देश प्रोग्राम के अकॉर्डिंग किया गया है। क्रूज लाइट हाउस टूरिज्म पार्ट ऑफ द सागरमाला प्रोग्राम। तो इससे क्या है, जो सागरमाला प्रोजेक्ट है जो जिसके अंदर टूरिज्म को प्रमोट करना है, सागरमाला प्रोजेक्ट को भी इसके अंदर रखा गया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग किया गया है। तो और ये जो हमारा जो गंगा विलास हुआ था उसी टाइप का एक ये इनिशिएटिव है। ठीक है, अब देख लेते हैं फास्ट कौन कौन से न्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी। तो अभी जो एक ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड दिया गया है, किसको कहते हैं, दीप नारायण नायक को देगा, जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले। एक्सरसाइज काजिंद जो हुआ है कजाकिस्तान और इंडिया के बीच, तो कहाँ पर है, ओटर कजाकिस्तान में हुआ। कहाँ, ओटर कजाकिस्तान में हुआ है। राजस्थान ने पहली बार आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है, तो किसके लिए किया है, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए किया है। उसके बाद है कि जॉर्डन वन ऑफ द हु सबमिटेड द रेजोल्यूशन कि जो पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में जो अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रहा है, उसके लिए रेजोल्यूशन किया है, तो वो किसने लाया है, तो जॉर्डन ने सबमिट किया है रेजोल्यूशन। ठीक है, उसका पड़ोसी देश है। टॉलेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कहाँ पर लगाया गया, तो ये बोल्विया में रखा गया है। उसके बाद है कि 2 न्यू स्कूल एवरी ईयर सेटअप करेगा, लगभग 40,000 स्कूल बनेंगे 2028 तक। तो कौन सा है, तो ये असम राज्य ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। कैटरीना कैफ जो बनी है ब्रांड एम्बेसडर बनी है किसके, तो स्विस बेंचमार्क रेडो के बने हैं। सौरभ नायक पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर लेरिस पास्ट अभी ये कहाँ के रहने वाले थे, तो उड़ीसा के रहने वाले थे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, बने रहिए।